लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट का जो टॉपिक चल रहा था कास्ट शिलाकृतियां, अर्थात चुने प्रदेश में निर्मित शिलाकृतियों का बेसिक परिचय देख लिया था, जिसमें हमने दो शिलाकृतियों के बारे में अध्ययन भी कर लिया था। आगे की जो शिलाकृतियां हैं उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, कास्ट प्रदेश से तात्पर्य यानी चूना प्रधान प्रदेश के अंदर वर्षा के जल के साथ जो अपर्दन घोलीकरण की क्रिया के कारण जो अपरदनात्मक और जो निक्षेपात्मक शिलाकृतियां बनती है उनको बेसिकली कास्ट शिलाकृतियां, चूंकि ये चूना प्रधान प्रदेश में निर्मित होती है इसलिए इसको चूने के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक शिलाकृतियां और निक्षेपात्मक शिलाकृतियों के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो ये कास्ट शब्द है यानी ये पूर्ववर्ती जो युगोस्लाविया है जो एड्रियाटिक सागर के तट के ऊपर स्थित है और एड्रियाटिक सागर के तट के सारे 480 किलोमीटर की तो लंबाई में फैला हुआ है, 80 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है वो 2600 मीटर की ऊंचाई पर यानी ये कास्ट शिलाकृतियां सर्वप्रथम मुख्य रूप से देखी गई। इसके बाद यानी चूना प्रधान प्रदेश के अंदर यानी वर्षा के जल के द्वारा या भूमिगत जल के द्वारा जो निर्मित शिलाकृतियां होती है उनके लिए यानी कास्ट शब्द पड़ गया, विकास शिलाकृतियां है ये, चाहे वो अपरदनात्मक हो या निक्षेपात्मक शिलाकृतियों। तो यानी चूना प्रधान प्रदेश के अंदर वर्षा के जल के साथ अपर्दन घोलीकरण और निक्षेपण क्रिया के द्वारा जो निर्मित शिलाकृतियां होती है उन्हें चूना प्रधान शिलाकृतियां या इसको कास्ट शिलाकृति के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम आपने देखा था अपरदनात्मक शिलाकृतियों का अध्ययन कर रहे थे, लैपीज के बारे में देखा था कि जो लाइमस्टोन या चूना प्रधान प्रदेशों के अंदर मुख्य रूप से क्या है, वर्षा के जल के साथ यानी क्या होता है अपर्दन घोलीकरण की क्रिया के कारण यानी वहां शिखरिका और वीदर युक्त यानी उत्खाद जो शिलाकृति बनती है, तीक्ष्ण कटक नुमा जो शिलाकृति होती है जिस पर नग्न यानी पैरों से चलना यानी चल नहीं सकते, तो ऐसी जो शिलाकृति है उसको लैपीज के नाम से क्या है जाना जाता है। इसको यानी इंग्लैंड में क्लिंट के नाम से जाना जाता है, जर्मनी देश है वहां इस लैपीज को कैरेन नाम से जाना जाता है। जो मुख्य रूप से क्या है यानी एबिलिया वाला जो क्षेत्र है वहां इसको बोगाज के नाम से जाना जाता है और जो डाल्मेशिया का जो तट है वहां इसको लैपीज के नाम से जाना जाता है। दूसरी शिलाकृति हम देखते हैं घोल रंध्र, यानी क्या होता है यानी चूना प्रधान प्रदेश के अंदर यानी चट्टानों के अंदर छोटे छोटे रंध्र होते हैं और जब उसमें वर्षा का जल यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ घोलन की क्रिया करता है तो वहां यानी चूना प्रधान क्षेत्र के अंदर असंख्य मात्रा के अंदर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। तो ऐसी छिद्राकार जो शिलाकृति है उसको घोल रंध्र के नाम से जाना जाता है। यदि हम बात करते हैं यूएसए का जो इंडियाना प्रांत है वहां यानी ये 3 लाख की संख्या में घोल रंध्र पाए जाते हैं। वैसे देखें तो कॉमन ये 100 से लेकर 1000 घोल रंध्र पाए जाते हैं, लेकिन जो यूएसए का जो इंडियाना प्रांत है वहां 3 लाख घोल रंध्र भी पाए जाते हैं। जब ये घोल रंध्र बनते हैं इनकी आकृति लगभग 2 आकार की बनती है, एक तो बेलन जैसी बनती है इसलिए इस घोल रंध्र को बेलनाकार घोल रंध्र कहते हैं। यदि कीपाकार आकृति के अंदर घोल रंध्र बनते हैं तो उसको कीपाकार घोल रंध्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आकृति का हम अध्ययन करते हैं विलेन रंध्र किसे कहते हैं। देखिए, जब कई घोल रंध्र आपस में मुख्य रूप से मिल जाते हैं, वो मिलेंगे कब, जब वर्षा के जल के साथ घोलीकरण की क्रिया होगी, उसमें अपरदन की क्रिया होगी तो यानी एक विस्तृत यानी रंध्र का निर्माण हो जाएगा जिसको विलेन रंध्र के नाम से जाने जाते हैं। 2 या 2 से अधिक जब क्या होंगे घोल रंध्र मिल जाएंगे तो वो आकृति यानी विलेन रंध्र के नाम से क्या है जाने जाती है और ये आ जाती है क्या यानी विलेन रंध्र। उसके बाद नेक्स्ट शिलाकृति हम बात करते हैं यानी आपकी डोलाइट।
डोलाइन क्या होता है, यानी एक शिलाकृति दूसरी शिलाकृति से आपस में जुड़ी हुई होती है। जब क्या होता है, जब ये विलेन रंध्र बन गए बड़े बड़े, और जब विलेन रंध्र आपस में मिल जाएंगे तो यानी एक विस्तृत यानी गड्ढा बन जाएगा प्रदन क्रिया के, घोलन की कण क्रिया के कारण। तो ऐसे जो गड्ढे को यानी क्या कहते हैं, डोलाइन के नाम से जाना जाता है। या इसको इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, जब कई विलेन रंध्र आपस में मिल जाते हैं तो उससे जो निर्मित जो शिलाकृति बनती है उसको डोलाइन कहते हैं। और डोलाइन कहां पर कहेंगे, जो पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया जो एडियाटिक सागर के तट पर स्थित है वहां तो इसको डोलाइन के नाम से जाना जाता है। और इसके पास में देश है सर्बिया देश, उस वहां डोलाइन को डोलिनास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, डोलिनास के नाम से जाना जाता है, डोलाइन को जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट शिलाकृति आ जाती है ध्वस्त रंध्र किसे कहते हैं। तो ध्वस्त रंध्र इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जब कई मुख्य रूप से क्या है यानी जो डोलाइन की तरह होता है, लेकिन यानी डोलाइन तो क्या होगी, काफी गहरी होगी, यानी इसका पैदा गहरा होता है, लेकिन जो मुख्य रूप से क्या है घोल पटल है वो इसका विस्तृत रूप है। डोलाइन का विस्तृत रूप है कौन सा, घोल पटल, जिसके अंदर हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि डोलाइन से कुछ भिन्न जो गहरा गर्त होता है, जो घोल पटल कहते हैं उसका यानी उथला यानी गहराई तो बेसिकली डोलाइन से कम मिलती है, लेकिन आकार में ये बहुत बड़ा होता है, कौन सा, घोल पटल के नाम से क्या है जाना जाता है। देखिए ये जो घोल पटल और डोलाइन है, जब इसकी यानी ऊपर वाला जो इसके अंदर गर्त छत बनेगी, छत जब ध्वस्त हो जाती है तो वो शिलाकृति क्या कहलाती है, ध्वस्त रंध्र, यानी ऊपर वाली जो दीवार होती है और ये दीवार के अंदर कई छिद्र होते हैं, और ये दीवार जब धस जाएगी तो उससे जो शिलाकृति बनती है उसको मुख्य रूप से क्या है, ध्वस्त रंध्र के नाम से जाना जाता है। तो ध्वस्त रंध्र को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जब मुख्य रूप से क्या है डोलाइन या डोलिनास की ऊपर वाली जो छत है या ऊपर वाला जो मुख्य रूप से भाग है वो अचानक मुख्य रूप से ध्वस्त हो जाने से जो शिलाकृति बनती है उसको बेसिकली ध्वस्त रंध्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट शिलाकृति बात करते हैं, यानी डोलाइन यानी घोल पटल हो गया, डोलाइन का विस्तृत रूप होता है लेकिन गहराई कम, चौड़ाई और लंबाई इसकी ज्यादा होती है। तो डोलाइन का जो विस्तृत रूप होता है वो मुख्य रूप से क्या घोल पटल कहलाता है, लेकिन घोल पटल डोलाइन की अपेक्षा कम गहरा होता है, उथला होता है, लंबाई चौड़ाई इसकी बेसिकली ज्यादा होती है। तो ये हो जाता है क्या, घोल पटल। इसके बाद हम बात करते हैं कास्ट झील। कभी कभी क्या होता है, यानी जो मुख्य रूप से डोलाइन है या घोल पटल है उसके अंदर मर्तिका और मुख्य रूप से चिकनी मिट्टी जमा हो जाने के कारण जो डोलाइन की जो तली होती है उसके अंदर यानी चिकनी मिट्टी का लेपन हो जाता है, और उसमें फिर क्या होता है, धीरे धीरे वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, और वर्षा का जल एकत्रित हो जाने से जो डोलाइन के अंदर जो झील बनती है उसको कहते हैं कास्ट झील के नाम से जाना जाता है। तो कास्ट झील क्या है, चूना प्रधान प्रदेश के अंदर डोलाइन या घोल पटल के जो यानी पैदे वाले भाग में चिकनी मिट्टी या तो उसके अंदर मर्तिका के जमा हो जाने से रंध्र यानी बंद हो जाते हैं, और उसमें वर्षा का जल एकत्रित हो जाने से जिस झील का निर्माण होता है चूना प्रधान प्रदेश में उसको बेसिकली कास्ट झील के नाम से क्या है जाना जाता है। और कई बार क्या होता है, वर्षा का जल का दबाव ज्यादा होगा, दबाव बेसिकली ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, यानी उसके पैदे के अंदर दबाव की वजह से यानी वो रंध्र खुल जाते हैं और वहां एक खिड़की का निर्माण हो जाता है जिससे जल अंदर तक चला जाता है। तो ऐसी
जो यानी मुख्य चुना प्रधान प्रदेश के अंदर ऐसी जो स्थलाकृति बनती है उसको बेसिकली कास्ट झील के नाम से इसके अंदर क्या है जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं युवाला क्या है भाई, तो यानी डोलाइन का जो विस्तृत रूप बनता है एक लंबे समय तक, यानी कई डोलाइन आपस में मिल जाए और कई डोलाइन आपस में मिल जाने हैं तो वह एक विस्तृत गहरा गर्त गड्ढा बन जाता है जिसको हम सै कुंड के नाम से भी क्या है जाना जाता है, किसको, युवाला। तो डोलाइन या डोलिनास्ट जब कई आपस में मिल जाते हैं तो विस्तृत मुख्य रूप से क्या है गर्त बन जाता है, एक गड्ढा बन जाता है काश क्षेत्र में घोलीकरण की क्रिया के कारण, अपर्दन की क्रिया के कारण, निक्षालन की क्रिया के कारण। तो उसमें जो विस्तृत जो गड्ढा बनेगा, ऐसे जो विस्तृत नुमा जो गड्ढा बनता है उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, यानी युवाला कहा जाता है, सैकुंड होता है, ये गहराई इसकी बेसिकली ज्यादा होती है। फिर आता है जामा, तो युवाला का छोटा रूप जामा कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी युवाला का छोटा रूप जामा कहलाता है, जो बेसिकली डोलाइन से तो बड़ा होता है और युवाला से छोटा होता है। जो बीच की जो स्थलाकृति होती है, जो चुना प्रधान प्रदेश में यूं कहें कि मुख्य रूप से क्या है वर्षा के जल के द्वारा घोलीकरण अपर्दन के कारण क्या है जो छोटी युवाला बनती है, जो बेसिकली डोलाइन से बड़ी और युवाला से छोटी होती है, ऐसी स्थलाकृति को जामा के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद ये पोलिये, कंदरा, पोनार ये बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हालांकि युवाला का विस्तृत रूप पोलिये है, जब कई युवालाएं आपस में मिलेंगी तो पोलिये का निर्माण इसके अंदर होगा। तो आज हमने यानी बेसिकली देखा, यानी लैटिस, घोल पटल, वेलेंट रंध्र, डोलाइन, ध्वस्त रंध्र, घोल पटल, कास्ट झील और कास्ट खिड़की, युवाला और जामा। तो इसके अंदर एक स्थलाकृति दूसरी स्थलाकृति से आपस में कोरिलेटेड है। तो इन स्थलाकृतियों को बाकी जो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हैं और इसके बाद जो ये निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां हैं, इनका विस्तार से अध्ययन अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो इसी के साथ आज का टॉपिक अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।